मुन्ना भाई, हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं हाँ। आप? गालिब साहब, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या बात करेंगे? गालिब साहब, छोटी मोटी एक दो बातें हैं। पहली चीज जी ये जी। है कि अभी अभी आप जो बात कर रहे हैं गॉड के होने या ना होने पर, तो उस पे जो है मेरे एक दो दोस्त हैं, उन लोगों का कहना है कि गालिब साहब से पूछना कि ये जो गॉड्स पार्टिकल की बड़ी चर्चा होती है, हिग्स बोसान की होती है, उस पर उनकी क्या राय है। तो आप इस पर अपनी राय दीजिए कि वो कहते हैं कि कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि गॉड्स पार्टिकल है, हिग्स बोसान है। तो इस पर आप क्या कहते हैं, ये आप थोड़ा वाज़ेह कर दें। यार, गॉड पार्टिकल उसका एक मजाहिया नाम है, ठीक है। हिग्स फील्ड एक फील्ड है जो कि पूरी यूनिवर्स में बिग बैंग के फौरन बाद फैल गई थी, ठीक है। हुँ, बल्कि कहते जी, हैं कि हिग्स फील्ड की डिस्टरबेंस की वजह से ही बिग बैंग हुआ था। जो हाइपोथेसिस है ना, वो ये कहती है, पीटर हिग्स वो साइंटिस्ट था जिसने इसे प्रपोज किया था, ठीक है। जी, तो वो ये कहते हैं कि हिग्स फील्ड की वजह से ही बिग बैंग हुआ था। और हिग्स फील्ड क्या करती है, असल में जैसे एक दरिया होता है ना, दरिया में अगर आप दरिया ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और आप उसकी ऑपोजिट साइड पे जाने की, दरिया यूं बह रहा है, ठीक है, आप यूं बह रहा है, आप उसकी ऑपोजिट साइड में जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको रेजिस्टेंस फील होता है, आप आराम से नहीं जा सकते, आपको रेजिस्टेंस फील होता है। तो हिग्स फील्ड ही वो फील्ड है जो कि क्वांटम पार्टिकल्स को ये रेजिस्टेंस फील कराती है, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस जो हिग्स फील्ड की वजह से किसी भी पार्टिकल को फील होता है या किसी भी पार्टिकल का होता है, वही उसका मास होता है। जैसे एक म्यूऑन है, उसका बहुत ज्यादा मास होता है, तो वो हिग्स फील्ड से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करता है। एक फोटोन है, वो हिग्स फील्ड से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज है जो कि जो हिग्स बोसॉन है बेसिकली, वो हिग्स फील्ड जब एक्साइट होती है, उसको उसके अंदर जब एक जगह पे एक हद से ज्यादा एनर्जी को फोकस किया जाता है, तो उसमें उसकी डिस्टरबेंस की वजह से जब पार्टिकल निकलता है, उसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन फील्ड को एक्साइट किया जाता है, तो उसके अंदर से जो पार्टिकल निकलता है, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिके नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है। मगर हिग्स पार्टिकल जो है वो वही प्लांक टाइम के करीब करीब ही कहीं दोबारा डिके हो जाता है, यानी। तो ये हिग्स फील्ड है। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहना असल में एक मजाकिया बात है। कैसे कि हिग्स फील्ड और ही वो फील्ड है जो कि ये तमाम पार्टिकल्स को मास देती है, और अगर मास ना होता तो ग्रेविटी किसी चीज पे एक्ट ना करती, ठीक है। यानी अगर मास ना होता, अगर अगर इलेक्ट्रॉन का मास ना होता, प्रोटॉन का मास ना होता, न्यूट्रॉन का मास ना होता, हिग्स फील्ड ना होती, तो इन सब के पास मास ना होता, इन सब के पास मास ना होता, तो ये भी सब के सब लाइट की स्पीड पे ट्रेवल कर रहे होते, ठीक है। अगर ये लाइट की स्पीड पे जी, ट्रेवल कर रहे होते तो ग्रेविटी भी ना होती, क्योंकि इनके पास मास ना होता, तो मास की वजह से ग्रेविटी आती है, तो ग्रेविटी भी ना होती। और अगर ग्रेविटी ना होती तो गैलेक्सीज ना बनती, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, स्टार्स, प्लैनेट्स, कुछ भी ना बनता, तो हम भी ना होते, ठीक है। तो एक जो बात है जिस वजह से हिग्स बोसॉन को या हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है, इसलिए कि हिग्स बोसॉन इस यूनिवर्स में लाइफ और सारे स्ट्रक्चर के होने की एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि अगर हिग्स फील्ड नहीं होती तो मास नहीं होता, मास नहीं होता तो कुछ भी ना होता, ठीक है। तो इसलिए साइंसदान उसे मजाक के तौर पे या एक इंसल्ट के तौर पे गॉड पार्टिकल कहते हैं। समझ गए मेरी बात? जी, समझ जी, आ गई है जी, ना बात जी, आपको? तो ये जी, ये जी, ये बहुत नहीं है, इसका इसका किसी असली खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। हिग्स बोसॉन कोई खुदा नहीं है, उसके पास कोई अकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हिग्स बोसॉन का इंटरेक्शन दूसरे पार्टिकल से सिर्फ इस तरह का है कि उसकी वजह से हमें यह पता लगता है कि मास, मतलब दूसरे पार्टिकल्स को मास मिलता है हिग्स फील्ड की वजह से। बस इतनी सी बात जी, जी। अच्छा गालिब साहब, अब जो दूसरा सवाल है कि ये पहले भी आप इसमें बता चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप इसमें फिर से अपनी राय एक बार बताइए कि जब जो बिलीवर लोग हैं, उनसे बात होती है और कभी बात निकल कर ये आती है कि जैसे आप उनका ये मानना है कि अल्लाह है और आप उनसे जो है है। अल्लाह के होने का सबूत माँगते हैं। अब उन लोगों का ये कहना होता है कि अल्लाह नहीं है, इस बात का क्या सबूत है?
तो इस चीज को आप पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज को, इस सवाल को एक बार वापस से थोड़ा समझा दें। देखें, इसकी एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो कोई किसी बात का क्लेम करता है, एविडेंस उसे देना होता है। सिंपल सी बात है। आप मेरे पास, मैं आपके पास आऊं और मैं आपसे एक क्लेम कर दूं कि मैं यहां से छलांग लगाता हूं तो मैं मार्स पे पहुंच जाता हूं, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं ये कि कहूं, आप ये करके दिखाएं। आप ये करके दिखाएं, और अगर मैं आपको कहूं कि मैं करके नहीं दिखाता, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? तो उस चीज को कैसे माना जा सकता है? नहीं नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। जी बिल्कुल। यही बात है जी यही यहां पे बात भी, होगी। क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है। एक नॉर्मल बात हो ना, आप अगर मुझे मेरे मेरे से सुबह सुबह मिलें और आप मुझे कहें कि मैं 2 रोटियां खा के आया हूं, तो मुझे मानने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जी क्योंकि आप 2 रोटियां खा सकते हैं। अगर आप मुझे मिलें सुबह और जी आप कहें मैं 1000 रोटियां खा के आया हूं, तो मुझे मानने में तकलीफ होनी जी चाहिए या नहीं? जी बेशक बिल्कुल तकलीफ होनी चाहिए। क्यों तकलीफ होनी चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि जो कि आमतौर पे होती नहीं है। हमें कहीं इस जैसी कोई चीज देखने को ही नहीं मिली आज तक, तो हम क्यों माने? ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा जी जी ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। तो ये खुदा भी इसी तरह है कि खुदा हमें रोज नहीं दिखता, ठीक है, कभी भी किसी जी को नहीं दिखा। इसलिए खुदा जब तक दिखाया नहीं जाएगा या खुदा का जब तक एविडेंस दिया नहीं जाएगा, तब तक उसे माना भी नहीं जा सकता। ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ कि कोई इंसान जमीन से जंप लगाए और मार्स पे जाके उतर जाए, ठीक है। ये करके जी दिखाना होगा तो तब माना जाएगा पहली बार। हाँ, फिर अगर जी जमीन में हर इंसान में इतनी ताकत आ जाए कि 7 अरब के 7 अरब यहां से जंप लगाया करें और जाके मार्स पे उतरे, तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी कि हाँ यार, इंसान ये कर सकते हैं। अगर हर इंसान 1000 रोटियां खाने लगे, तो फिर किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। मगर जब तक कोई इंसान हमें 1000 रोटी नहीं खा के दिखाता, तब तक तो मानना एक बेवकूफी है ना। ये बात है असल में खुदा के मामले में भी, कि सबसे पहले आपको वो जी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ये जी। सबूत देना अच्छा पड़ेगा। गालिब जब आप साहब सबूत दे देंगे, हम मान लेंगे। हेलो? जी जी हेलो? जी जी हाँ जी, जी करें जी बात। गालिब साहब आवाज आ रही है मुझे। आपको हाँ जी, आवाज हाँ आ जी, रही करें है? बात। आ रही है, आ रही है। जी जी जी। अच्छा गालिब साहब, अभी कल परसों में यहाँ एक दो इंसिडेंट हुए हैं। मैं आपसे आपकी राय उस पर भी जानना चाहूंगा। एक ये इंडियन पंजाब में लुधियाना एक जगह है, शायद आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, सुना तो है। लुधियाना के पास, जी जी, लुधियाना के पास एक गांव में एक आदमी ने क्या करा, एक 4 साल का उसका पड़ोस में बच्चा था, उसे किडनैप करा और उसका गला रेत दिया। और उसके बाद उस थाली को वो खून समेत धोकर पी गया, और उसका ये मानना है कि वो इमॉर्टल हो गया, वो अमर हो जाएगा ये करने से। और 4 घंटे बाद ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। तो आप, हम्म। एक तो ये खबर जो है बड़ी शॉकिंग लगी। और एक खबर आई थी आपके ईरान से कि उसमें वहां पर एक 16 साल की लड़की को हिजाब ना पहनने पर मॉरल पुलिसिंग के अलावा जो दूसरी लड़कियां थी, उन्होंने इतना ज्यादा बुरा मारा कि वो अभी इस वक्त एडमिट है। तो इन दोनों चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं कि इस तरह की चीजें आने वाले समय में कभी खत्म हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? हालांकि दो अलग अलग कंट्री हैं। आप ये 4 साल के बच्चे को किडनैप करके उसका गला रेत के और उसे मार डालना और उसका जो है थोड़ा सा खून पी के ये समझना इंसान का, तो क्या ये कोई जहनी बीमारी है या उससे भी कोई बड़ी चीज है? ये ज़हनी बीमारी भी हो सकती है, ये अंधा एतकाद भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये तो ज़हनी बीमारी हो सकती है कि वो आदमी ये समझ रहा था कि वो बच्चे का खून पिएगा तो वो अमर हो जाएगा। उसका तो साइको एनालिसिस होना चाहिए। मगर ये लड़कियां जिन्होंने अपनी क्लास फेलो को मारा है कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना, ये एक्सट्रीम रिलीजियस डॉगमेटिज्म की एक मिसाल है। उनमें से हो सकता है कि मेडिकल टेस्ट उनके कराए जाएं, साइकेट्रिक एवेल्युएशन कराई जाए, तो उनमें से कुछ जो है वो दिमागी तौर पे लड़कियां ठीक ना निकलें। मगर मैं ये भी बता सकता हूं कि सारी की सारी दिमागी तौर पे बीमार नहीं होंगी। ज्यादातर का मसला रिलीजियस डॉगमेटिज्म ही होगा। तो रिलीजियस डॉगमा मिक्स विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वही चीजें बनाता है जो कि यहां पे हमें दिखाई दे रही। ठीक है, समझ गए ना आप? जी जी जी। तो ऐसे किसी भी मामले में आपके कहने का मतलब है कि कई लोग अपने पीयर ग्रुप प्रेशर के कारण भी शामिल हो सकते हैं। असल में होता है ये मॉब लिंचिंग में यही तो होता है कि लोग देखते हैं ये देखो इस बंदे का सर फाड़ रहा है तो मैं भी फाड़ देता हूँ, क्या मसला है, हम साथ ही है ना। ठीक है, मॉब मेंटालिटी ये होती है। मॉब ये जी समझता जी है कि जो आसपास के सब लोग, क्योंकि इंसान यही समझता है,
ह्यूमन मोरालिटी काम ही ऐसे करती है। इंसान समझता है कि आसपास के लोग जो कुछ कर रहे हैं ना, सब अगर एक चीज कर रहे हैं तो वो बुराई नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गए आप बात? अगर फर्ज करें एक गली में 9 घर बिजली चोरी कर रहे हैं ना कुंडे डाल के, तो 10वां घर सोचेगा यार मैं भी कर लेता हूं, क्या मसला है, क्राइम तो नहीं है ना। और दूसरी बात है कि फिर उसकी जो क्लोज विसिनिटी में लोग हैं वो क्या करेंगे, वो उसे कहेंगे यार तू बेवकूफ है, हम सब ने डाले हैं, तू ऐसे ही पैसे दे रहा बिल के। इस तरह से मॉब मेंटालिटी काम करती है, या इस तरह से सोसाइटी की मेंटालिटी काम करती है। अब इन लड़कियों ने ये समझा कि हम सारी बुरके पहनती हैं और ये नहीं पहनती, तो चलो जी इसको मारे हम, क्योंकि हमारा राइट है कि ये हमारी तरह से एक्ट क्यों नहीं कर रही। ठीक है, ये बात। हाँ जी। चलिए गालिब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये 3 चीजें थी, बहुत अच्छे से समझाई, तो बहुत शुक्रिया आपका। और दोबारा भी मेरे को उम्मीद है कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप उसका हल ढूंढने में मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुन्ना भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।